बनता है, काफी संख्या प्रश्नों की इसमें लगभग प्रश्न बनते हैं, जिसका नाम है विटामिन। तो आज हमको बात करना है विटामिन के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन सारी चीजें हम यहीं पे आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। हमने आपको बताया भी था इसके पहले भी कि थोड़ा आप नोट भी करते रहे चीजों को। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। आप चीजें करेंगे खुद से तो काफी याद करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी रहेगी। विटामिन की बात किया जाए, अभी हमने जो भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात किया, वसा, विटामिन और प्रोटीन के बारे में बात किया। आपने जब देखा था कि हमने शुरू में बताया था कि विटामिन मुख्य रूप से एक प्रकार के प्रोटेक्टिव मटेरियल हैं। विटामिन क्या है? एक प्रकार के प्रोटेक्टिव मटेरियल हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि रोधी पदार्थ है। रोधी पदार्थ है। इनको रोधी पदार्थ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विटामिन तो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते सामान्य रूप से। विटामिन को तुमको बाह्य रूप से ही लेना पड़ता है, भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन के अभी आपको हम स्रोत बताएंगे, सोर्स बताएंगे, तो जंतु भी इसके अच्छे खासे स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमको विटामिन प्राप्त होता है। वनस्पतियां भी, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिससे हमको अच्छी मात्रा में तमाम विटामिन प्राप्त होते हैं। अब विटामिन हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है कि विटामिन की यदि कमी हो जाए शरीर में, इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था, तो हमारी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगी, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी। विटामिन हमारे शरीर को रोग से बचाने का काम करते हैं, या हमारे शरीर को तमाम अंगों को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तमाम अंग हमारे हैं वह कार्य बढ़िया से करें, इसके लिए विटामिन आवश्यक है। हमने कहा विटामिन के जो स्रोत हैं जंतु भी हैं और वनस्पतियां भी हैं। अगर विटामिन को देखा जाए तो विटामिन भी एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारी मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। हमने कहा कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, या हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। क्योंकि शरीर में बन नहीं रहे हैं सामान्य रूप से, कुछ विटामिन ऐसे जरूर हैं जिनका स्टोरेज किया जाता है बॉडी के अंदर कुछ अंगों के द्वारा, लेकिन सामान्य रूप से विटामिन को तो हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। और जब विटामिन की खोज के बारे में हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे विटामिन की जो उन्होंने खोज किया था, उनका नाम था N.I. न्यूलिन। एक विटामिन की खोज सबसे पहले इन्होंने किया, लेकिन विटामिन को यह विटामिन नहीं कह पाए। बाद में 1912 में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था फुंक, या कभी कभी इनको फंक भी हम पढ़ लेते हैं। फुंक या फंक ने 1912 में चावल के छिलके से, चावल के छीलन से, ऊपरी भाग से विटामिन बी को सर्वप्रथम खोजा। किस विटामिन को खोजा? बी को खोजा। बाद में आप देखेंगे बी में भी बहुत सारे विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12, B7 इत्यादि विटामिन प्राप्त हुए। लेकिन इसके पहले भी आप देखेंगे चाहे वह विटामिन ए हो, डी हो, ई हो, के हो, इत्यादि विटामिन को प्राप्त किया गया। विटामिन सी भी प्राप्त किया गया। हम बताना आपको चाहेंगे कि विटामिन को जब कई सारे विटामिन प्राप्त हुए तो इनको हम अंतर रखना चाहते थे, कौन से विटामिन ऐसे हैं कि जो जल में घुल रहे हैं और कौन से ऐसे विटामिन हैं कि जो वसा में या फैट में घुलनशील हैं। इनकी घुलनशीलता के आधार पर कि किसमें घुल रहे हैं, जल में घुल रहे हैं कि वसा में घुल रहे हैं, इनकी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को आप देखेंगे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। एक तरफ हैं जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। दूसरे वह विटामिन जो जल में घुलनशील हैं, उनको अलग रखा गया। जल में घुलनशील है। वसा में जो महत्वपूर्ण घुलनशील विटामिन है, मुख्य रूप से उनको हम चार की बात करेंगे यहां पे। ए, डी, ई, के, पी भी होता है, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मुख्य रूप से ए, डी, ई, के चार विटामिन हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन थे उनको मुख्य रूप से बी और सी कहा गया। सबसे पहले विटामिन बी को ही खोजा गया था, फुंक के द्वारा, चावल के छीलन के द्वारा तैयार किया गया था। आप देखेंगे कि बी में बाद में 12, 13 और अन्य विटामिन अन्य खोजे गए, जैसे B1, B2, B3, B6
B7, B9, B12 इत्यादि को खोजा गया। इनको संयुक्त रूप से जो बी में अन्य खोजे गए थे, संयुक्त रूप से इन्हीं को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमको कोई दिक्कत होती है कभी भी, किसी को हमारे घर में या किसी को हमारे मित्र में कोई भी दिक्कत हुई पेट में, डॉक्टर के पास गए, किसी गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रो फिजिशियन के पास गए, दिखाया कि मुझे पेट में दिक्कत है, डॉक्टर ने सब दवाएं लिखा, साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी लिख दिया। अगर उसको आप ध्यान से पढ़े तो उसमें B1 का भी चर्चा है, B2, B3 इत्यादि विटामिनों को बताया गया था। क्योंकि अभी आगे हम बताएंगे कि जो B1 वाले विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन है, इसमें ज्यादातर विटामिन अनाजों की मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, उपापचय में भाग लेते हैं। उपापचय का कहने का मतलब यहां पर है कि वह विटामिन शरीर को लगाने में, कि शरीर में वह विटामिन लगे, इसमें योगदान करते हैं। काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है हमारे जीवन से संबंधित। अगर विटामिन को एक बार हम अच्छे से समझ जाएं तो हमारे खान पान का नजरिया बदल जाएगा, खान पान का तरीका बदल जाएगा। परीक्षा में भी इसका महत्व काफी है। तो हमने कहा कि जो विटामिन पहले से बी खोजा गया था, सी खोजा गया था, बाद में बी में 12-13 को अन्य को भी खोजा गया, जिसको संयुक्त रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा गया, बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में रखा गया। अब हमको यह बात देख लेना कि विटामिन हमारी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। क्योंकि पहले प्रश्नों का डिस्कशन जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करना हमारा उद्देश्य है। जानकारी तो हमको लेना ही है, हमको देखना भी ये प्रश्न कैसे बनेंगे, हमको जवाब कैसे देना है। तो विटामिन से देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, कभी कभी 4 प्रकार, इसको हम मान सकते हैं 4 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। एक विटामिन से जनरल प्रश्न बन रहे हैं कि विटामिन को खोजा किसने, मुख्य रूप से फंक को बताया जाता है, क्योंकि फंक ने ही सबसे पहले विटामिन को विटामिन कहा था। किसने खोजा, विटामिन किस प्रकार के तत्व है, शरीर में निर्मित होते हैं कि नहीं निर्मित होते हैं, विटामिनों की स्रोत क्या है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा प्रश्न बनेगा कि पूछेगा किसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आसान प्रश्नों में कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। जल का घुलनशील विटामिन और वसा का घुलनशील, एक उसमें से विकल्प में सही होगा, बाकी 3 वसा वाला होगा। अगर जल वाला पूछेगा, जल वाला रहेगा तो अन्य को पूछेगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछेगा, तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि पूछेगा कोई एक विटामिन का नाम देगा और कहेगा इसका रासायनिक नाम क्या है, या कई सारे विटामिन देगा, 4 विटामिन को एक क्रम में दे देगा और उसके 4 रासायनिक नामों को उसके बगल में लिख देगा और कहेगा कि इसका मिलान करिए, उनके क्रम को बदल देगा, उनके क्रम को बदल देगा। तो रासायनिक कोई विटामिन है तो उसका रासायनिक नाम, कॉमन नेम जो हम जानते हैं कि ए है, बी है, के है, ई है इत्यादि, तो इनके रासायनिक नाम क्या है, इसको जानना है। चौथा जो प्रश्न बनेगा वह प्रश्न बनेगा कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है, कि कोई विटामिन अगर हमारे शरीर में कम हो गया उससे कौन सी बीमारी बन रही है। कभी कभी विटामिन में आप देखेंगे जो पहला ही प्रकार हमने बताया उसमें कभी कभी सोर्स भी पूछ लेता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, विटामिन ई हमको कहां से प्राप्त होगा, विटामिन के हमको कहां से मिलेगा, विटामिन B1, B2, B3 कहां से मिलेगा, B9, B12 के लिए हमको क्या भोजन लेना चाहिए, इत्यादि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम इस लेक्चर में आप करेंगे, एक एक विटामिन को लेंगे, उसके रासायनिक नाम को देखते जाएंगे और उसके हम कार्य को बताएंगे और उसकी कमी होने वाली बीमारियों को बताएंगे तथा वह सोर्स उसका क्या है, कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, मुख्य सोर्स की बात करेंगे। वैसे विटामिन से यह प्रश्न नहीं बनता कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। हाँ, यह जो इस प्रकार का प्रश्न होता है वह प्रश्न हमेशा आप देखेंगे जो 4 विकल्प होंगे उसमें से हमको तय करना पड़ेगा कि वह विटामिन उस 4 विकल्प में से सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम पहली बात करेंगे। हमने कहा कि विटामिन मुख्य रूप से शुरू में 2 भागों में बांटा गया। एक विटामिन वह थे जो वसा में घुलनशील थे, ए, डी, ई, के, जो जल में घुलनशील थे उनको बी, सी कहा गया। बाद में 12-13 बी में और खोजे गए जिनको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया। विटामिन की खोज सबसे पहले फुंक ने किया। यह एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आइए एक एक विटामिन को हम लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मुख्य रूप से बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमको अपने काम की चीजों को ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए पहला विटामिन हम ए से शुरू करते हैं। पहले हम वसा वाली घुलनशील विटामिन को करते हैं। तो विटामिन ए, यही पे तुरंत हम इसका रासायनिक नाम भी ले लेते हैं। ए का रासायनिक नाम आपको पता भी होना चाहिए, रेटिनॉल। ए का नाम रेटिनॉल। अब रेटिनॉल शब्द आ गया, इसका मतलब इसका अभी पर्पज मुख्य रूप से रेटिना संबंधी, आंख से संबंधित बात होगी ही, इसकी डिस्कशन करेंगे। अब विटामिन ए का हमने कहा कि रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है, हम कहेंगे रेटिनॉल। अब हम समझ लेते हैं कि विटामिन ए हमारे शरीर में करता क्या है, इसका काम क्या है। तो विटामिन ए का सबसे प्रमुख कार्य है
2-3 कार्य इसके बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे टिश्यूज को, ऊतक को स्वस्थ रखता है। मुख्य रूप से आंख के टिश्यूज इससे प्रभावित होते हैं, या श्वसन क्रिया को में जो नलियां हैं उनको भी स्वस्थ रखता है, उनको सूखा नहीं होने देता, उनको रुग्ण नहीं होने देता है, इत्यादि काम करेगा। इसके अलावा देखेंगे विटामिन ए हमारे आंख के अंदर विजुअल पिगमेंट बनाएगा, विजुअल पिगमेंट का निर्माण करेगा। इसी को हिंदी में कहा दिया जाता है दृष्टि रंगाओं। दृष्टि रंगाओं कहने का मतलब है कि आंख में जो हमको कलर प्रदान हो रहा है, हम भिन्न भिन्न रंग को भिन्न भिन्न रंग में देख पा रहे हैं, उसके लिए जो पिगमेंट बन रहा, वर्णक बन रहा है, वह जो बनाने का काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है, उसमें विटामिन ए सहयोग कर रहा है। तो इसका मतलब हमने देखा काम क्या इसका है कि टिश्यूज के निर्माण में या टिश्यूज को स्वस्थ रखने में सहायता कर रहा है। मुख्य रूप से यह हमारे आंख के टिश्यूज को प्रभावित कर रहा है। दूसरा हमने देखा कि विजुअल पिगमेंट या दृष्टि रंगाओं का निर्माण करता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर तो आप देखेंगे सबसे कॉमन बीमारी है कि उसको रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी नामक बीमारी उत्पन्न होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी होगी जिसका नाम है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया को हम कह सकते हैं कि ड्राई आई। ड्राई आई इसका मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो 2 महत्वपूर्ण बीमारियां हमको दिखाई दे रही हैं। एक रतौंधी हो जा रहा है, दूसरा जीरोफ्थैल्मिया हो जा रहा है। ड्राई आई, ड्राई आई को हम कह सकते हैं शुष्क आंख। शुष्क आंख कहने का मतलब है कि हमारी आंख से आंसू का खत्म हो जाना। आंसू भी कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, कभी कभी हम फालतू इनको निकाल देते हैं, लेकिन आंसू भी अगर शरीर हमारे आंखों से खत्म हो जाए तो हमारी आंख ड्राई हो जाएगी। अक्सर आपने अपने बीच में शायद किसी को सुना भी होगा, ऐसी बीमारियां कॉमन रूप से देखी जाती हैं कि कभी कभी आंख से आंसू भी समाप्त हो जाता है, या मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से होगा। अब विटामिन ए हमने देखा कि 2 बीमारियां मुख्य रूप से हो रही, एक तो रतौंधी, दूसरे जीरोफ्थैल्मिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अन्य परीक्षाओं के अकॉर्डिंग है। अभी इस परीक्षा के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से आप देखेंगे कि हमने कहा कि रतौंधी होगा और शुष्क आंख या जीरोफ्थैल्मिया नामक बीमारी होगा। अब अगला प्रश्न उठता है कि यह विटामिन हमको भोजन में कहां से प्राप्त हो, इसके स्रोत क्या क्या है। तो अगर विटामिन ए को देखा जाए तो मुख्य रूप से पीले फल इसके स्रोत है। मुख्य रूप से पीले फल इसके स्रोत है, चाहे वह पपीता हो, गाजर हो। दूध भी इसका अच्छा खासा स्रोत है। मछली और मछली के तेल भी इसके स्रोत है। मछली और मछली का तेल है। अंडे की जर्दी, अंडे का जो पीला पदार्थ है वह भी इसका स्रोत है। तो आपने देखा पीले फल मुख्य रूप से आपने देखा पपीते में पाया जाएगा। गाजर भी इसका अच्छा खासा स्रोत है। दूध में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि पपीते के अलावा अंडे के पीले पदार्थ में या मछली और मछली के तेल में भी यह विटामिन उपस्थित होता है। कोई दिक्कत विटामिन ए में? आइए हम अगले विटामिन की बात करते हैं। अगले विटामिन में हम देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी को, ए के बाद डी वसा वाले चल रहे हैं। डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम कह सकते हैं रासायनिक रूप से कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं कैल्शियम से संबंधी बातें इसमें होंगी। और कैल्शियम मुख्य रूप से आप देखेंगे हड्डियों के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे हड्डियों के निर्माण में 2 चीजें मुख्य रूप से भाग लेती हैं। एक 38% ओसिन प्रोटीन है, इसलिए हम हड्डी की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। आगे हम स्केलेटल सिस्टम में बात करेंगे। तो हड्डी के निर्माण में 2 चीजें भाग ले रही हैं। एक 38% भाग उसका तो प्रोटीन है, प्रोटीन की बहुत महत्ता है, प्रोटीन में हमने बात भी किया था। दूसरा उसका 62% कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट है। अब यह कैल्शियम मैग्नीशियम का जो फास्फेट है, इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की जरूरत है, यह हमारे हड्डियों के निर्माण में सहयोगी है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, और हड्डियां हमारे वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब अगर किसी के अंदर विटामिन डी नहीं रहेगा तो उसकी हड्डियां विकसित नहीं हो पाएंगी, विकास नहीं हो पाएगा हड्डियों का, हड्डियां पोरस हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आएगी, जिसको अस्थि भंगुरता कहते हैं। कभी कभी एक बीमारी और होती है इसकी कमी से, विटामिन डी से, जिसको कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया या इसी को अस्थि भंगुरता, महिलाओं में कॉमन बीमारी है।
कैल्शियम की उनकी नेचुरली कमी हो जाती है। अस्थिभंगुरता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी, इस ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न किसी भी मनुष्य में होगी। अब विटामिन डी को अगर देखा जाए तो विटामिन डी को कहा जाता है कि यह धूप का विटामिन है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसको हमको सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा के नीचे एक पदार्थ है जिसका नाम है इर्गोस्टिराल। इर्गोस्टिराल, यह भविष्य के लिए है, अगली परीक्षाओं के लिए है। इर्गोस्टिराल, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा के नीचे स्थित एक पदार्थ इर्गोस्टिराल को या सक्रिय विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, सक्रिय विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए तो कहा गया कि विटामिन डी को इसे धूप का विटामिन है, धूप से प्राप्त होता है। धूप से विटामिन प्राप्त होने का संदर्भ यहां पे यह है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब पड़ रही हैं तो विटामिन तो सिंथेसाइज हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर बन रहा है। हमने कहा कि सामान्य रूप से विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, हाँ कुछ रेयर केसों में थोड़ी मात्रा में विटामिन डी जैसे हुआ कुछ का संश्लेषण भी किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे विटामिन का सिर्फ सूर्य ही स्रोत है, सूर्य तो सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके अलावा भी वह सारे स्रोत हैं विटामिन डी के, जहां पे कैल्शियम में जो चीजें रिच होंगी, जहां पे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, चाहे वह दूध या दूध से बनी वस्तुएं हो, दूध हुआ, मक्खन, घी, पनीर इत्यादि कोई हो, या हरी पत्तेदार सब्जियां, कुछ अनाजों में विटामिन डी उपलब्ध होता है। डी की दो भूमिका आप देखें कि अगर डी की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होगी, अस्थिभंगुरता आएगी, और इसको धूप का विटामिन कह रहे हैं क्योंकि इसको हमको सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी महिला के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए और वह मां, प्रेग्नेंट महिला है, मां बनने वाली महिला है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है, गर्भपात भी हो जाएगा, तथा उस बच्चे को, जो बच्चा अभी जन्म लिया है, छोटा बच्चा है, उसको रिकट्स नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, रिकट्स नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब विटामिन डी की कमी से रिकट्स भी रोग होता है। इसके अलावा आपने देखा कि हड्डियां पोरस हो जा रही हैं, ऑस्टियोमेलेसिया की समस्या आ रही है, गर्भ में पल रहा बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पा रहा। सोर्स में आपने देखा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें या सूर्य का धूप जो हमको प्राप्त हो रहा है, धूप के रूप में हम ले रहे हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे दूध और दूध से बनी वस्तुएं, अनाज और कुछ मात्रा में अन्य भोज्य पदार्थों में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आइए अगले विटामिन को हम देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसका मतलब अगर पूछता है कि निम्न में से विटामिन ई को का रासायनिक नाम क्या है, तो हम कहेंगे टोकोफेरॉल। विटामिन ई को अगर देखा जाए तो विटामिन ई को कहा जाता है कि यह प्रजनन का विटामिन है। इसे प्रजनन का विटामिन, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, प्रजनन का विटामिन कहेंगे। दूसरा, कई परीक्षाओं में पूछा गया कि इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य का विटामिन, या हम कह सकते हैं ब्यूटी विटामिन। कहने का मतलब कि यह रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया में भी सहायक है। प्रजनन की क्रिया में कैसे सहायक है अभी देखेंगे कि यह प्रजनन की क्रिया में पुरुषों के अंदर स्पर्म, मतलब जिसको शुक्राणु जिसको हम कहते हैं, कि फॉर्मेशन तथा उनकी मेच्योरिटी में भाग लेगा, कि स्पर्म का फॉर्मेशन भी करेगा, शुक्राणु के निर्माण में सहायता करेगा। और शुक्राणु का निर्माण कहां होगा? टेस्टिस में, ओवरी में होगा, सॉरी टेस्टिस मतलब वृषण में होगा। जबकि ओवम या यज्ञ जो बन रहे हैं फीमेल के अंदर, जो कि ओवरी में बन रही है, उसके निर्माण में भी भाग लेगा और उसके मेच्योरिटी में भी भाग लेगा। क्योंकि जब तक स्पर्म नहीं बनेंगे और मेच्योर नहीं होंगे, तथा फीमेल में ओवम नहीं बनेंगे और मेच्योर नहीं होंगे, तब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको प्रजनन का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह स्पर्म फॉर्मेशन में भी सहायता कर रहा है, उसकी मेच्योरिटी में भी सहायता कर रहा है। दूसरी तरफ यह ओवरी में जो उत्पन्न किया जाने वाला ओवम है फीमेल के अंदर, अंडाणु जो है, उसके निर्माण में तथा उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में भी सहायता कर रहा है। मुख्य रूप से आप देखेंगे किसी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, दूसरा हमने कहा कि को ब्यूटी विटामिन भी कह रहे हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में, यह हमारे सौंदर्य के लिए भी उत्तरदायी है।
हम अभी जब हार्मोन की बात करेंगे तब वहां पे एक हार्मोन को भी की बात करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। हम कहेंगे इसको भी ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है, जबकि यहां पर हम ब्यूटी विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। कई सारा है इसका, तो विटामिन ई वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर विटामिन ई हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, हम कम सुंदर होंगे, हमारे शरीर का ग्लो खत्म होगा। तो यह दो जगहों पे कार्यकर हुआ। एक तो इसको प्रजनन का विटामिन कहा गया, दूसरा यह सौंदर्य का विटामिन कहा गया। अब इसकी कमी से क्या रोग होगा? इसकी कमी से अगर देखा जाए सॉरी, इसकी कमी से आप देखेंगे मुख्य रूप से विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आएगी, पुरुषों में नपुंसकता आएगी, जबकि महिलाओं में बाझपन उत्पन्न होगा। बाझपन मतलब क्या होगा? यहां पे स्टेरिलिटी आएगी, या बच्चे मां बनने में, कोई भी महिला मां बनने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब ओम नहीं बन पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर पुरुष के अंदर स्पर्म नहीं बनेगा तो पिता बनने में दिक्कत आएगी। इसका मतलब नपुंसकता और बाझपन नामक बीमारी इसी से उत्पन्न होती है। अगर देखा जाए तो विटामिन ई का जो सोर्स है, स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत अगर देखा जाए तो अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाजों में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? कई बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से या अंकुरित अनाजों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ई, अंकुरित अनाज। और अंकुरित अनाजों में भी देखेंगे तो गेहूं इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा चना, मूंग या अन्य अनाजों में भी यह थोड़ी मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो अंकुरित अनाज गेहूं है उसमें बड़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा अंकुरित अनाजों के अलावा आप देखेंगे बादाम, बादाम भी इसका अच्छा खासा स्रोत है, बादाम में भी विटामिन ई रहता है। इसके अलावा देखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां तो आपको हर जगह भी पढ़ना है, हर विटामिन में आने वाली है। हरी पालक तो विशेष रूप से ऐसा है जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो हरी पत्तियों में, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम प्रयोग कर रहे हैं सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा भी देखेंगे आप अन्य तमाम खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाएगा। आइए हम अगले विटामिन की बात करते हैं। हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का अगर रासायनिक नाम है, थोड़ा टिपिकल है, इसको आपको याद कर लेना है। इसका रासायनिक नाम है नेप्थो क्यूनोन या फिलो क्यूनोन। इसका मतलब आपने देखा कि विटामिन के को क्या कहा जाता है? नेप्थोक्यूनोन या फिलो क्यूनोन। विटामिन के बारे में बहुत सभी लोगों को लगभग कॉमनली पता है कि यह रक्त के थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो उसका रक्त जो 2 से 7 मिनट में जम जाना चाहिए था, जमेगा नहीं। रक्त 2 से 7 मिनट में जो जम रहा है जमेगा नहीं, बल्कि वह बहता रहेगा और पूरा रक्त उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। थोड़ी सी बात यहां समझने वाली है कि वास्तव में रक्त को जमाता कैसे है, विटामिन के क्या कर रहा है रक्त के जमाने में। तो आप देखेंगे रक्त को यह नहीं जमा रहा है, बल्कि रक्त को जमा तो रहा है प्रोथाम्बिन। कौन जमा रहा है? प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन एक प्रकार का प्रोटीनियस पदार्थ है जिसको यकृत या लीवर निर्मित करता है। यकृत जो हमारे शरीर में 1.5 किलोग्राम का सबसे बड़ा ग्रंथि है, 1.5 से 2 किलोग्राम का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। हमने कहा कि सबसे आवश्यक अंग है, बहुत सारे कार्य कर रहा है। उसी क्रम में एक कार्य कर रहा है कि वह प्रोथाम्बिन नामक एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यह प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ बनकर के ब्लड में मिला रहता है और रक्त के थक्का जमाने में प्रोथाम्बिन सहायता करता है। लेकिन यकृत द्वारा प्रोथाम्बिन के निर्माण में जो सहायक है वह है विटामिन के, वह है विटामिन के। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी, भोजन में हम इसको नहीं प्राप्त करेंगे तो कहीं भी चोट लगने पर प्रोथाम्बिन का निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर देखा जाए तो विटामिन के के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, इसके अनाज हैं, सोर्स अनाजों में पाया जाएगा। इसके अलावा फलियों की बात करें, बीन्स, तमाम बीन्स के नाम से सब्जियां आती हैं जिसका सेवन किया जाता है, बीन्स में भी यह पाया जाता है। मोटे अनाजों में पाया जाएगा, दूध में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक में भी यह पाया जाएगा। अगर देखा जाए तो चुकंदर में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन के उपस्थित होता है। तो ये बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्स हैं जहां से विटामिन के को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। विटामिन के सोर्स को ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर सोर्स जो पूछा जाता है विटामिन ए को पूछा जाता है, विटामिन ई को पूछा जाता है, विटामिन B2 और B3 और B6 को पूछा जाता है, जिसकी आगे बात करेंगे। तो आपने देखा कि विटामिन के को हम रासायनिक रूप से नेप्थोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन के नाम से जानते हैं।
यह रक्त के थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। मतलब यह रक्त का थक्का जमाता है। कैसे जमाता है? यकृत द्वारा प्रोथाम्बिन के निर्माण को प्रेरित करता है और वह प्रोथाम्बिन रक्त के निर्माण रक्त में मिल करके बन करके मिल जाता है, यकृत द्वारा बना दिया जाता है, जो रक्त की थक्का जमाने में सहायता करता है, जिससे रक्त चोट लगने पर 2 से 7 मिनट के अंदर जम जाता है। तो आपने देखा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ये जो हमने विटामिन ए की बात किया, डी की बात किया, विटामिन ई की बात किया और विटामिन के की बात किया। अब कमी से क्या इसमें बीमारी हो सकती है कि अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, पूरा खून बाहर निकल जाएगा शरीर से कहीं चोट लगने पर। अगर इस जो अभी हमने 4 विटामिन की बात किया है, चारों विटामिन मुख्य रूप से वसा में घुलनशील विटामिन थे। अब हम बात करते हैं विटामिन जो जल में घुलनशील है। एक बात और भी मैं बता देना चाहूंगा आपसे, बड़ा अच्छा है कि विटामिन तो हमने कहा कि भोजन में हमको लेना ही लेना है, लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, अगर उसको हम 1-2 दिन ना भी लें, अपने भोजन में ना भी सम्मिलित करें, तो कोई बड़ी समस्या हमको नहीं आती है। लेकिन जो जल में भी घुलनशील विटामिन है, उसको हमको अनिवार्य रूप से रोज लेना होता है, अक्सर लेना होता है। अगर भोजन में हम इनकी कमी करेंगे, क्योंकि यह जल में घुलनशील है, तो आसानी से शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। इसलिए तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा विटामिन है जो यूरिन में मौजूद होता है, मूत्र में मौजूद होता है? विटामिन सी। विटामिन सी, और विटामिन सी भी एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन सी शरीर से तेजी से निकलते हैं, इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में रोज हमको लेना आवश्यक होता है। अगर इनकी कमी करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसी क्रम में विटामिन B1 की हम बात करते हैं, जल में घुलनशील B1 की। हमने कहा कि शुरू में बी को खोजा गया था, फुंक ने पहले बी को खोजा था, फिर बाद में 12-13 अन्य को खोजा, जिसको संयुक्त रूप से इन्होंने बी कॉम्प्लेक्स के नाम से बताया, या बी कॉम्प्लेक्स इनको कहा। सबको मिलाकर के बी कॉम्प्लेक्स शब्द का प्रयोग किया। B1 को देखेंगे। B1 के अगर रासायनिक नाम को देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। थाइमीन B1 का क्या रासायनिक नाम है? इसको आप क्या करिएगा, एक जगह लिख करके इसके रासायनिक नाम को बार बार अगर आपको भूलता है तो अभ्यास कर लीजिएगा, और चीजों को आसानी से हम ऐसे तरीके से बता रहे हैं जिससे हम आप आसानी से इसको कर सके, याद कर ले। कोई विषय नहीं, इसको अपने से जोड़ के देखिएगा। हमने कहा विज्ञान ऐसा विषय है जिसको जितना अपने से देखेंगे, अपने से सोचेंगे, अपने खान पान में अगर सोचेंगे विटामिन को, तो ज्यादा आपको याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसको आप इसमें अगर सम्मिलित नहीं होंगे, इसको बाहर से आप करना चाहेंगे, तो हमेशा विज्ञान विषय कठिन बना रहेगा। जबकि अगर हम इसको अपने से फील करके पढ़ें तो यह विषय एकदम आसान हो जाता है। तो B1 क्या है? थाइमीन है। थाइमीन से आप बार बार तमाम किताबों में पढ़ रहे हैं कि एक बीमारी होती है बेरी। इसकी कमी से बेरी मुख्य रूप से यही पूछा जाता है, इसमें बेरी बीमारी होती है। तो यह प्रश्न हमको समझ में नहीं आता कि बेरी रोग क्या है। लोगों की संक्रमण, भाई कैंसर सुना, टाइफाइड सुना, ट्यूबरकुलोसिस सुना, बहुत सारी बीमारियां सुना, लेकिन बेरी नहीं सुना। बेरी नहीं सुना। वास्तव में बेरी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह 3 बीमारियों को संयुक्त रूप से एक नाम है। जैसे B1 की अगर कमी हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि उसकी हृदय पेशियां, मतलब हार्ट को बांधने वाले मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरा, उसको अपच या डायरिया की स्थिति बनी रहेगी। तीसरा, उसको लकवा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बेरी में क्या होगा? उसको अपच या डायरिया बना रहेगा, हार्ट पेशियां कमजोर हो जाएंगी और अंत में लकवा जैसा, पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन तीनों को अगर संयुक्त रूप से एक नाम दिया जाए तो बेरी रोग कहा जाएगा। हमने भी शुरू में ही आपको बताया कि B1 से संबंधित जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन है, ज्यादातर अनाजों के उपापचय में भाग लेते हैं, अनाजों के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। और अनाजों के मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि अनाज को हमारे शरीर में लगने की, पच तो गया हमारे शरीर में कि अनाज मैंने भोजन में लिया, तमाम तत्वों को हमने प्राप्त किया, वह हमारे शरीर में पच भी जाए और पचने के बाद हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए, या पूरी अगर प्रक्रिया होगी तभी हम पोषण मानेंगे, न्यूट्रिशन मानेंगे, नहीं तो दिक्कत उत्पन्न रहेगी। कभी कभी होता है कि व्यक्ति लगातार खाता है, काफी कुछ खाता है, लेकिन अंत तक वह दुबला पतला बना रहता है, उसको कुछ लगता नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि इनके पेट में दिक्कत है, इनके शरीर में लग नहीं रही चीजें, बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट या सिरप उसको लिखा जाता है। तो इसी में आपने कहा कि B1 से बेरी रोग होगा, और बेरी से क्या होगा कि हृदय पेशियां कमजोर हो जाएंगी, डायरिया बना रहेगा, अपच बना रहेगा और मुख्य रूप से लकवा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब B1 को प्राप्त कहां करेंगे? मुख्य रूप से देखा जाए तो अनाज से हम प्राप्त करेंगे, अनाजों के ऊपरी परत में मुख्य रूप से पाया जाएगा।
चाहे वह पॉलिश, अब हम लोग तो पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं, पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं, हम चोकर निकला हुआ रोटी खा रहे हैं, तो पॉलिश्ड चावल जो उसके ऊपरी भाग में B1 पाया जाएगा वह खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर में पहले भूरे चावल खाने का प्रचलन था, लेकिन अब चमकीले चावल का लोगों को खाने का प्रचलन है, जिसमें विटामिन B1 की कमी हो जा रही है चोकर को निकाल देने पर, क्योंकि अनाजों के ऊपरी परत में या बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बादाम में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूध में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में विशेष रूप से यह पाया जाएगा। तो हमको वहां से भी ग्रहण करना है, अनाजों से भी ग्रहण करना है, तो B1 की बात हो गई। आइए हम देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, अगर B2 को देखा जाए तो B2 को कहते हैं रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन, कुछ भी पढ़ सकते हैं, रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन, RIBO है, रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। और B2 की कमी से एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है जिसका नाम है कीलोसिस, जिसको पूछा गया कीलोसिस। तो विटामिन B2 से क्या बीमारी हो रही है, कमी से कीलोसिस बीमारी हो रही है। वास्तव में हम बार बार उस बात को बता रहे हैं कि यह अनाजों के उपापचय में लेने वाले विटामिन हैं, भाग लेने वाले जो अनाजों के उपापचय में भाग ले रहे हैं, तो B2 भी अनाजों के उपापचय में भाग लेने वाला विटामिन है। मुख्य रूप से वसा को, फैट्स को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करवाने में सहायता करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन B2 की कमी हो जाए, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए, तो होगा क्या कि वसा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमारी स्किन और हमारे शरीर में रूखापन आ जाएगा, हमारी शरीर शुष्क हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, और उसके मुख्य रूप से कुपोषण से ग्रसित लोगों में यह बीमारी ज्यादा देखी गई है। गरीब तबके में जहां पे कुपोषण की मात्रा ज्यादा है वहां पे यह बीमारी मुख्य रूप से पाई जाएगी। आप देखेंगे कि होगा क्या कि उसके पूरे नाक के ऊपरी भाग पर पपड़ी जैसी संरचना बन जाएगी, लाल लाल संरचनाएं बन जाएंगी, पूरे चेहरे पर पपड़ी बन जाएगी। आप उसके अलावा देखेंगे कि पूरे शरीर शुष्क हो जाएगी, और जैसे लगेगा कि शरीर में उसके एकदम नमी खत्म हो गई है, वसा खत्म हो गई है, और ओठों के कोण, जो दोनों हमारे ओठ जहां पे मिलते हैं या बगल में, यहां पे चीजें फट जाएंगी। जहां ओठों के कोण फट जाए, नाक पर पपड़ी आ जाए, चेहरे पे पपड़ी आ जाए, पूरी त्वचा रूखी हो जाए, इसी बीमारी को हम कीलोसिस नाम से जानते हैं। अब तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि कीलोसिस क्या है। जहां पे ओठों के कोण फट जाते हैं, नाक पर पपड़ी बन जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, पाचन क्रिया कमजोर रहती है, ये सारे लक्षण आएंगे, इसको हम कहेंगे कीलोसिस। अब शरीर में वसा की कमी हो रही है, तो वसा के स्रोत को अगर हम पूर्ति करें तो भी ठीक है, दूसरा हम उसको एब्जॉर्ब करने वाले विटामिन B को भी ले, तो इसका जो स्रोत होगा आप देखेंगे कि दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी इसका स्रोत है, वहां से भी हम प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे तो इसको हम हरी पत्तेदार सब्जियों से भी प्राप्त करेंगे राइबोफ्लेविन को। इसके अलावा आप देखेंगे पनीर से भी हम प्राप्त करेंगे, दूध से बनी वस्तुओं में वह भी आएगा, घी से भी हमको थोड़ी मात्रा में मिलेगा, दूध तो इसका अच्छा स्रोत है ही। इसके अलावा आप बादाम में भी देखेंगे यह पाया जाएगा, थोड़ी मात्रा में अखरोट और काजू में भी पाया जाएगा, काजू भी इसका अच्छा खासा स्रोत है, और अंडे में भी यह पाया जाएगा, अंडे में भी पाया जाएगा, थोड़ी मात्रा में मछली में भी पाया जाएगा। तो अंडा भी इसका स्रोत हो गया, मछली भी स्रोत हो गया, दूध भी इसका स्रोत हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां भी स्रोत हो गई। इसके अलावा आपने देखा कि अन्य तमाम चीजें हैं जिसमें विटामिन B2 पाया जाएगा। विटामिन B2 से जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कीलोसिस की कौन सी बीमारी होती है, ठीक, तो B2 की कमी से कीलोसिस बीमारी को तो नहीं भूलना है, किसकी कमी से आपकी परीक्षा में ज्यादा संभावनाएं हैं कि बीमारी को पूछे। अगला बात करते हैं विटामिन B3 की। B3 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 को देखा जाए तो विटामिन B3 एक चीज के लिए पूछा जाता है कि इससे चर्म रोग होता है। क्या होता है? चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज होता है। अगर B3 की किसी के अंदर हो जाए, पेंटोथेनिक की कमी हो जाए, तो उस व्यक्ति को चर्म रोग होगा, चर्म रोग की समस्या आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें विटामिन B3 का जो सोर्स है, यहां हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से पाया जाएगा, मूंगफली में भी पाया जाएगा, गन्ने में भी थोड़ी मात्रा में यह पाया जाएगा, दूध में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाएगा, यहां पर आप देखेंगे मछली और मांस में भी पाया जाएगा, थोड़ी मात्रा में इसकी कलेजी में भी उपस्थित रहेगा। कलेजी, मांसाहार में कलेजी को, लीवर को कलेजी नाम से खाया जाता है, मांसाहार में
लीवर को कलेजी नाम से खाया जाता है। कलेजी भी विटामिनों का एक रिच सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन चाहे वह ए हो या डी हो, तमाम को अपने पास संचित रखता, अपने पास स्टोर रखता है। अगर उसका सेवन जानवरों की कलेजी, जो मनुष्य में जो हमने लीवर है, जानवरों में भी लीवर पाया जाता है, उसको उसी जानवरों के लीवर को मांसाहार में कलेजी नाम से खा लिया जाता है, तो कलेजी में भी विटामिन B3 पाया जाएगा। ठीक, आइए विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5, हमको लग रहा होगा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। विटामिन B5 को हम कहेंगे नियासिन। विटामिन बी को क्या कहेंगे? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का नियासिन है, इसको नियासिन कहा जाता है। अगर देखा जाए तो विटामिन B5 से कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग, या हिंदी में इसको कहते हैं चर्म दाह। अब यहां पे इसके शब्दों में ही इसका बात क्लियर है कि क्या बीमारी होगी। चर्म और दाह दो शब्द हैं। चर्म मतलब स्किन, दाह मतलब जलाना। यह बीमारी में क्या होगा कि हमारी स्किन ऐसे प्रतीत होगी कि जैसे जलाई गई हो आग से, ऐसा वह दिखेगा। इसके लक्षण क्या आएंगे? अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B5 की कमी हो जाए, नियासिन की कमी हो जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके मुख के आंतरिक भाग, जीभ में या अन्य जगहों पे दाने निकलेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पूरे शरीर, चेहरे पर दाना निकलेगा, पूरे शरीर पर दाने निकलेंगे और पूरी त्वचा शुष्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। दूसरा क्या लक्षण आएगा, वह जो दाने बने हैं वह ऐसी संरचना में बदल जाएंगे जैसे लगेगा कि उनको कहीं आग से जलाया गया है। पूरी पाचन क्रिया इसमें कमजोर रहती है, लगातार डायरिया बना रहता है, आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसी बीमारी को पेलाग्रा या चर्मदाह के नाम से जानते हैं, जो विटामिन B5 की कमी से होता है। अगर देखा जाए तो दूध इसका अच्छा स्रोत है, अंडे इसके स्रोत है, मूंगफली इसका स्रोत है, मछली इसका स्रोत है, कलेजी इसका स्रोत है, और आप देखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों में भी यह बड़ी मात्रा में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में बादाम में भी उपस्थित होता है। ये सारे सोर्स ज्यादातर आपको मिलते जुलते नजर आ रहे होंगे, कुछ के ही आप अलग पाएंगे। अगला है, हम बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 की अब हम 3 विटामिन ऐसे बात करने वाले हैं, विटामिन B6, B12 और B9, जो रक्त के निर्माण में सहायक विटामिन है। या हम यह भी कह सकते हैं कि तीनों की कमी से एनीमिया होता है। वैसे एनीमिया के लिए जो प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है वह तो B12 साइनोकोबालामिन को पूछा जाता है, लेकिन अगर देखेंगे तो विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया या रक्त अल्पता या खून की कमी नामक बीमारी उत्पन्न होती है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अगर पायरिडॉक्सिन को हम देखें, B6 को देखें, इसका एक नाम है, परीक्षाओं में पूछा गया किसे स्वप्न का विटामिन कहते हैं, तो हम विटामिन B6 को कहते हैं स्वप्न का विटामिन। इसलिए कहते हैं यह स्वप्न को पर्याप्त समय तक बनाए रखता है, और स्वप्न देखना मस्तिष्क के लिए एक व्यायाम जैसा है। यह हमारे ब्रेन के अच्छे को माना जाता है कि लंबा हम स्वप्न देख रहे हैं। दूसरा, यह स्वप्न को याद भी रखवाता है कुछ देर, कि कोई अच्छा स्वप्न आपको आया तो सुबह अपने लोगों में आप उसको बता भी सके या बात भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विटामिन C पायरिडॉक्सिन या स्वप्न का विटामिन इसका एक नाम है। इसका मतलब हमने कहा कि विटामिन 6 की अगर कमी हो जाए, B6 की कमी हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को एनीमिया रोग होगा। एनीमिया रोग होगा जिसको हम कह रहे हैं रक्त अल्पता या खून की कमी, रक्त अल्पता या खून की कमी होगा। खून की कमी तो B12 से भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। हमने कहा विशेष रूप से तो वहीं से होगा, लेकिन B6 पायरिडॉक्सिन या हमारे क्या कर रहा है, अगर खून की कमी होगी तो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग है वह होता है ब्रेन, मस्तिष्क। जो 1400 ग्राम का ब्रेन मस्तिष्क हमारे शरीर में पाया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, चक्कर आएगा, इत्यादि इत्यादि लक्षण होंगे। पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, और ज्यादा मात्रा में दिक्कत होने पर हमारा ब्रेन कोलैप्स भी कर सकता है, या ब्रेन में अन्य कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो इसका मतलब अगर खून की कमी हो रही तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है, और स्वप्न देखने में सहायता हमारा मस्तिष्क ही कर रहा है, ब्रेन ही कर रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का केंद्र तो वही है, मुख्य नर्वस सिस्टम का पार्ट वही है। तो पायरिडॉक्सिन से हमने देखा कि एनीमिया रोग होगा, इसे स्वप्न का भी विटामिन कहेंगे, कमी से रक्त का अल्पता हो रहा है। अब विटामिन B6 और B12 के लगभग स्रोत भी बराबर है। मुख्य रूप से विटामिन B6 के लिए हमको दूध चाहिए,
दूध से बनी वस्तुएं भी इसके स्रोत हैं, दालें इत्यादि आप देखेंगे वह भी उपयोगी हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, मुख्य रूप से पालक, क्योंकि आयरन, रक्त के निर्माण में आयरन की भी भूमिका है, तो पालक में आयरन भी पाया जाएगा, तो वहां भी हमको चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे मांस, मछली, अंडे और कलेजी, यह भी इसके बड़े स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडे, कलेजी, दूध हो गया या दूध से बनी वस्तुएं हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, सोयाबीन, ये सारे विटामिन B6 के स्रोत हैं। सारे में विटामिन B6 पाया जाएगा। आइए हम बात करते हैं पहले B12 की, फिर हम बात करेंगे B9 की। विटामिन B12 को हमने कहा कि कहा जाएगा साइनो कोबालामिन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइनो कोबालामिन। कई बार प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नाम से ही कंफर्म है, साइनो कोबालामिन, मतलब कोबाल्ट की बात यहां पे आ रही है। यही एक ऐसा विटामिन है जो मुख्य रूप से कोबाल्ट को रखता है। इसका नाम है विटामिन B12 का साइनो कोबालामिन। कई बार यह भी प्रश्न पूछा कि रक्त के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन B12। वैसे हमने कहा था 6 भी आएगा, उपयोगी है, 9 भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह विटामिन B12 है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी कणों के निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण, रेड ब्लड कार्सिल्स जिसको हम कहते हैं उसके निर्माण, या एरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं उसके निर्माण में मुख्य रूप से सहायक है। और सिर्फ निर्माण नहीं करता बल्कि उनकी मैच्योरिटी में, उनकी परिपक्वता के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रकार हम देखेंगे कि यह मुख्य रूप से एनीमिया के लिए भी जो उत्तरदायी है, या अगर इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को एनीमिया होगा, खून की कमी हो गया, एनीमिया होगा, रक्त अल्पता होगा। इसका मतलब खून की कमी के लिए या रक्त अल्पता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो विटामिन है वह B12 ही है। तो अगर मिलान में आएगा तो खून की कमी, कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों प्रश्न को एक बार रखा जाता है एक विकल्प में। अगर रक्त अल्पता पूछा जाएगा, एनीमिया पूछा जाएगा तो B6 होगा या तो B12 होगा। B9 थोड़ी मात्रा में करता है, अभी हम डिस्कशन उसका भी कर लेते हैं। और स्रोत हमने कहा कि सारे स्रोत वही हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध से बनी वस्तुएं, सोयाबीन, दालें, मांस, मछली, अंडे, कलेजी, बादाम इत्यादि सारे साइनो कोबालामिन या विटामिन B12 के स्रोत है। ठीक, कोई समस्या इसमें? आइए एक अंतिम विटामिन इसमें बी में हम बात करते हैं B9 की। मुख्य रूप से आप लोगों की परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ अन्य परीक्षाओं में कहीं अधीनस्थ की परीक्षाएं हैं चूंकि हो सकता है अन्य में पूछा जाए। B9 को हम कहते हैं कि फोलिक एसिड ग्रुप, इसका कोई रासायनिक नाम, जिसको फोलिक एसिड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अगर B9 को देखा जाए तो B9 हमारे शरीर में दो कार्य करता है। पहला काम तो यह करता है कि रक्त का निर्माण करता है, रक्त के निर्माण में सहायक है। दूसरा, हमने कहा कि पहला काम है B9 का रक्त का निर्माण करे, रक्त का निर्माण करवाने में सहायता करे। दूसरा इसका मुख्य कार्य है DNA का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करने में सहायता करे, सिंथेसिस करने में सहायता करे। इसका मतलब है रक्त के निर्माण में भी सहायक है और DNA के निर्माण में भी सहायक है। और हमने बताया इसके पहले लेक्चर वाले में कि DNA जो कोशिका हम पढ़ा रहे थे कि DNA को मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और इसके क्रियात्मक खंड को, इसके छोटे भाग को जीन कहा जाता है। और जीन पर ही सारी सूचनाएं जीवन संबंधी हैं, चाहे निर्माण संबंधी सूचनाएं हैं या रोगों संबंधी उसमें सूचनाएं हैं या प्रोटीन निर्माण संबंधी सूचनाएं हैं, सब कुछ जीन पर है। और DNA होगा तभी जीन होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर इसकी दिक्कत हो जाए, B9 की कमी हो जाए तो DNA के संश्लेषण में दिक्कत आएगी, जीन के संश्लेषण में दिक्कत आएगी और नियमों में दिक्कत आएगी। कभी कभी हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं किसी माँ को बच्चे जब पैदा होते हैं तो विकृत रूप में होते हैं, किसी का हाथ बना होता है, किसी का एक पैर नहीं बना रहता है, कहीं स्पाइनल कार्ड बाहर पीछे की तरफ निकल जाता है एक फफोले के रूप में। ये सारी जो घटनाएं होती हैं वह फोलिक एसिड की कमी से होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान मुख्य रूप से फोलिक एसिड की टेबलेट किसी भी महिला को दिया जाता है। हर महीने खाना रहता है, रोज खाना रहता है, एक छोटी सी टेबलेट होती है, काफी सस्ता होता है, सभी महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की महिलाओं में फोलिक एसिड
की कमी की टेंडेंसी है। मुख्य रूप से ज्यादातर महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है। अगर कोई महिला हॉस्पिटल तक पहुंचती है तो डॉक्टर उसको फोलिक एसिड की गोली देते हैं। फोलिक एसिड दो चीजें होंगी, रक्त का निर्माण भी होगा, दूसरा या डीएनए का संश्लेषण भी होगा, जिससे जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है वह सुचारू रूप से डेवलप करेगा, अच्छे से डेवलप करेगा और बच्चे का समुचित विकास हो पाएगा। बात समझ में आया? तो अगर यह कमी होगी तो दिक्कत आएगी। तमाम बच्चे जो विकृत रूप से आते हैं या अच्छा लाइफ नहीं जी पाते, लंबा लाइफ नहीं जी पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं B9 की कमी की वजह से ऐसा होता है। इसके स्रोत को देखेंगे, फलियां इसकी मुख्य स्रोत है, बीन्स इसके स्रोत है। इसके अलावा दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसके स्रोत हैं। अनाजों में भी B9 पाया जाता है, अनाजों में भी B9 पाया जाएगा, लेकिन मांस, मछली, अंडे, कलेजिन भी पाया जाएगा। लेकिन हमने कहा फलियां इसकी मुख्य स्रोत है, फलियां, बीन्स में यह मुख्य रूप से पाया जाएगा। आइए हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की, विटामिन सी, विटामिन सी हमने बी की बात कर लिया, जल में घुलनशील वाले की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बात किया विटामिन सी, काफी पूछा जाने वाला विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी को सब लोग जानते हैं कि विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों में उपस्थित होगा। विटामिन सी के कई कार्य हैं। हमने एक विटामिन आपको नहीं बताया, ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंस भी नहीं है, विटामिन पी, निकोटिनामाइड। यह विटामिन पी के साथ जुड़ करके हमारे शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालता है। तभी तो जब हम बीमार होते हैं तो हमको मौसम्मी का जूस दिया जाता है, क्योंकि मौसम्मी का जूस देने में उसके छिलके में भी विटामिन पी पाया जाता है, उसके गूदे में भी विटामिन पी पाया जाता है और सी भी उपस्थित रहता है। और दोनों विटामिन साथ साथ मिलकर के हमारे शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, जिससे हम जल्दी से अच्छे से रिकवर हो सके, अच्छे से ठीक हो सके। ये सारी बातें हम वहां पे करते हैं। तो यह विटामिन पी के साथ जुड़ करके हमारे शरीर की श्वसन क्रिया को भी ठीक करता है। दो काम हमने देख लिया कि हमारे शरीर से क्या करेगा, टॉक्सिक चीजों को, विषाक्त चीजों को बाहर निकाल रहा है, हमारे श्वसन क्रिया को ठीक कर रहा है, जिससे हम अच्छे से रिकवर करके जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरे, या घावों के भरने में मुख्य रूप से सहायक विटामिन है। घावों के भरने में, घावों के भरने में यदि किसी की व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो घाव उसके आस्ती जल्दी से भरते नहीं। यह त्वचा को भी शुद्ध अच्छा रखता है। किसी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो त्वचा में उसकी दिक्कतें आएंगी, त्वचा संबंधी भी दिक्कत उत्पन्न होगी। तो यह त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। आप एक बीमारी सुने होंगे विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। स्कर्वी महत्वपूर्ण बीमारी है, बहुत बार पूछा जाता है। स्कर्वी जिसमें हमारे मसूड़ों में घाव हो जाता है, मुंह से बदबू आती है और आप देखेंगे कि वहां पे पस निकलता है, क्योंकि मसूड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया लग जाता है और बैक्टीरिया घाव उत्पन्न कर देता है। विटामिन सी की कमी से ऐसा हो रहा है, घाव जल्दी भरते नहीं है, जिससे उसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है और बदबू और दांतों में खराबी उत्पन्न होती है। इसी बीमारी को हम स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन सी से दो भी चीजें पूछी जा रही हैं, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी रोग होगा। मुख्य रूप से घावों के भरने में कौन सा सहायक विटामिन है? विटामिन सी। वैसे घाव के भरने में हमने एक ऑर्गेनेल्स की भी बात किया था इसके पहले, उसका नाम था लाइसोसोम। लाइसोसोम वह एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, डैमेज सेल को खा जाता है, खत्म कर देता है, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और हमारी कोशिकाओं को इंप्रूव करने में, नई कोशिकाओं को आने में सहायता करता। तो घाव के भरने में वह है। लेकिन विटामिन के रूप में अगर देखा जाए तो विटामिन सी घावों के भरने में सहायता कर रहा है। सबसे ज्यादा इसी बात को पूछा जाता है, या पुनः स्कर्वी रोग को पूछा जाता है। इसके अलावा हमने कहा कि यह त्वचा संबंधी चीजों में भी अच्छा है। अगर इसका सेवन कोई व्यक्ति करेगा तो त्वचा उसकी अच्छी रहती है, त्वचा को भी स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। अगर इसके स्रोत को देखा जाए तो हमने कहा कि खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? खट्टे फलों में पाया जाएगा। अगर खट्टे फलों में हम देखें तो नींबू हो गया, सिट्रस ग्रुप के जितने फल आएंगे सब में रहेगा। नींबू हो गया, संतरा, मौसम्मी हो गया, नारंगी हो गया। अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो अमरूद में भी यह पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है? हमने देखा कि यह नींबू में पाया जा रहा है, संतरा में पाया जा रहा है, मौसम्मी में पाया जा रहा है, मौसम्मी में पाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि अमरूद में बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है,
अमरूद में, आंवले में भी पाया जा रहा है, आंवले में। इसके अलावा आप देखेंगे पपीते में भी विटामिन सी रहता है, पपीते में भी पाया जाएगा। खट्टे फल तो यहां नहीं है, पपीते में पाया जाएगा। कच्चे आम में भी पाया जाता है। कई बार पूछा गया कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है। कच्चे आम में, कच्चे आम में विटामिन सी और पके आम में विटामिन ए, क्योंकि हमने कहा कि पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्या पाया जाएगा। एक मिनट, हमने कहा कि नींबू में पाया जा रहा है, संतरा मौसम्मी में पाया जा रहा है, अमरूद में, आंवले में और कच्चे आम में पाया जा रहा है। कच्चे आम में विटामिन सी और पके आम में विटामिन ए। इसके अलावा हमने कहा पपीते में पाया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हरी धनिया में पाया जाएगा, हरी धनिया में पाया जाएगा। वैसे अमरूद भी इसका अच्छा सोर्स है और आंवला भी इसका अच्छा सोर्स है, हरी धनिया में पाया जाएगा। एक बार प्रश्न पूछा एक परीक्षा में कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, विटामिन सी। ये सारे मुख्य, वैसे एक फल है बार्बडोस चेरी, काफी खट्टा फल होता है बार्बडोस चेरी, उसको आपसे नहीं पूछा जाता है, वह बॉटनी में मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। बार्बडोस चेरी में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, तो हमने कई जगह पे देखा, आपने देखा कि विटामिन सी हमने कहा कि यूरिन में भी उपस्थित रहता है। एक आध बार प्रश्न यह भी आया है कि यूरिन में कौन सा विटामिन होता है। तो हमने आज आपके सामने विटामिन को रखा। हमको लग रहा है कि आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। विटामिन में हमने आपको जल में घुलनशील विटामिनों की बात किया, वसा में घुलनशील विटामिनों की बात किया और इनके रासायनिक नाम के बारे में बात किया, इनके सोर्सेज के बारे में, कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इनकी खोज किसने किया, इत्यादि बातों को हमने देखा। अब अगर आपने थोड़ा थोड़ा नोट किया होगा, चीजों को आप घर पे रिवाइज करेंगे, पूरी संभावना रहती है यहां से एक प्रश्न बनने का। एक प्रश्न, अगर इसमें कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं तो 4 ऑप्शन देकर के 4 का मिलान कराया जाता है। इसमें अगर आसान प्रश्न बनेंगे तो सीधे पूछा जाता है कि किसी विटामिन का नाम देकर के रासायनिक नाम क्या है, या उस विटामिन का नाम देकर के उसकी कमी से होने वाली बीमारियां, या बीमारी का नाम देकर के पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से, किस कर्मी नामक बीमारी किससे होगी, हम कहेंगे विटामिन सी। घाव का न भरना किस विटामिन से होता है, विटामिन सी से। या कहेगा कि जीरोप्थैलेमिया या दृष्टि रंगाओं का, या कहेगा कि रतौंधी नामक बीमारी किससे होती है, हम कहेंगे विटामिन ए। कहेगा नपुंसकता या बांझपन नामक बीमारी होगी, हम कहेंगे विटामिन ई से। कहेगा रक्त का थक्का न जमना, हम कहेंगे विटामिन के से। कहेंगे बेरी बेरी रोग, हम कहेंगे विटामिन बी1 से। हम कहेंगे किलोसिस, जिसमें ओठों के कोण फट जा रहे हैं, त्वचा रूखी हो जा रही है, किससे होता है, हम कहेंगे बी2 से, रिबोफ्लेविन से। कहेगा कि किससे चर्म रोग होता है, हम कहेंगे पेंटोथेनिक एसिड से। हाँ, कहेगा कि किसे स्वप्न का विटामिन कहा जाएगा, हम कहेंगे पायरिडॉक्सिन या B6 को। किससे हमारी तंत्रिका तंत्र की फिजियोलॉजी प्रभावित हो जाती है, B6 से। किसकी कमी से एनीमिया होता है, हम कहेंगे मुख्य रूप से B12 या साइनोकोबालामिन से। एनीमिया तो B6 से भी हो रहा है। किसकी कमी से जो गर्भस्थ शिशु है उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है, हम कहेंगे B9 से या फोलिक एसिड से। वैसे विटामिन डी को भी हमने कहा कि यह हड्डियों के निर्माण में सहायक है। ऑस्टियोमाइलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, गर्भ में बच्चे का समुचित विकास यहां भी नहीं हो पाता है। ये सारी बातें हमने किया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से आप देखेंगे जब हम आएंगे यहां पे अगले लेक्चर में, तो इसकी बायोलॉजी को और आगे ले चलेंगे। हम मुख्य पहले उन चीजों पर, वैसे हम किसी भी चैप्टर को ज्यादा छोड़ नहीं रहे, लगातार चीजों को हम लेके चल रहे हैं। हम पूरे एक संभावना पे हम अधिकतम से चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चिंत रहें, खुश रहें और तैयारी करते रहें प्रसन्न मन से। किसी बिना उसके पूरा सहयोग हमारे द्वारा आपको किया जाएगा। ओके, थैंक यू।